गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ 8वां में आई कविता शाम एक किसान का वर्णन करेंगे और उसे सुनेंगे, उसको पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आज हम शाम एक किसान कविता पढ़ते हैं जिसके रचयिता हैं, कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर दृश्य का वर्णन करते हुए कवि हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे सर्दी की ठिठुरती शाम का वर्णन किया है। यहाँ इस कविता में कवि ने सर्दी की बहुत ठिठुरती शाम का वर्णन करते हुए कवि हमें बता रहे हैं और उन्होंने इस दृश्य को बहुत ही अद्भुत, अनोखे और सुंदर ढंग से हमारे सामने इसे पेश किया है। हमें इसका बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है कवि ने इस कविता के माध्यम से। तो आइए सुनते हैं कविता। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब कवि ने यहाँ पे इन पंक्तियों का वर्णन करते हुए, इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि कवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं। कवि बता रहे हैं कि एक जाड़े की, सर्दी की ठिठुरती शाम है। उस शाम का वर्णन करते हुए कवि बता रहे हैं कि एक किसान है, वह जो पहाड़ है वह एक किसान की भांति बैठा है। कि पहाड़ का मानवीकरण करते हुए कवि पहाड़ का मानवीकरण किया है। उसने पहाड़ को किस रूप में माना कि मानो एक किसान जो है वो एक पहाड़ की भांति किसान है, वो शाम को, सर्दी की शाम को ठंड में बैठा है। वो कैसे लग रहा है पहाड़ कि जैसे एक किसान बैठा होता है और उसके सिर पर आकाश का साफा बांधकर, अब उसके जो सिर पर, जो वो पहाड़ के सिर पर आकाश है, आसमान है, वो किस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि मानो उस किसान ने सिर पर सफ़ेद रंग का साफा बांधा हो या पगड़ी बांधी हो। तो आकाश किस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि मानो जैसे किसान ने एक साफा अपने सिर पर बांधा है, सिर पर साफा बांधकर एक किसान बैठा है। तो यहाँ कवि ने एक पहाड़ का, आकाश का मानवीकरण बहुत ही सुंदर ढंग से किया है कि इस प्रकार ये लग रहे हैं कि जैसे पहाड़ इस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसान ठंड के मारे सर्दी में ठिठुरता हुआ ऐसे बैठा है पहाड़। ऐसा लग रहा है दूर से कि जैसे किसान बैठा हो और उसने अपने सिर पर जो आकाश रूपी साफा बांधा है। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। अब यहाँ पे कवि ने सूर्य का भी मानवीकरण किया है कि दूर सूर्य, जो डूबता हुआ सूरज है, वह किस प्रकार प्रतीत हो रहा है, किसकी भांति लग रहा है कि जैसे मानो किसान के हाथ में एक चिलम है। भाव जो सूरज, डूबता हुआ सूरज है, वो किस प्रकार प्रतीत हो रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है कि जैसे जब सूरज डूबता है तो उसका जो लाल रंग है, उसकी तपश भी कम हो जाती है, उसकी गर्मी कम हो जाती है डूबते समय, और उसका जो लाल रंग है वह संतरी रंग में बदल जाता है। उसका जो लाल रंग है वो मध्यम सा हो जाता है। तो वो दूर से इस प्रकार प्रतीत हो रहा है मानो किसान ने के हाथ में एक चिलम पकड़ी हो। मानो ऐसा लग रहा है कि किसान ने अपने हाथ में सूर्य रूपी चिलम उसके हाथ में है और उसे वह पी रहा है। तो अब यहाँ पे कवि ने बड़ा ही सुंदर दृश्य का वर्णन कर रहा है कवि कि उसने
पहाड़ का, आकाश का, सूर्य का कितना ही अच्छा वर्णन किया है, उसका मानवीकरण करते हुए उसे बता रहे हैं कि वो कैसे प्रतीत हो रहा है कि दूर से सूर्य, डूबता हुआ सूर्य हमें कैसे लग रहा है कि मानो एक चिलम उसके किसान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। आगे पढ़ते हैं। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अब यहाँ पे कवि ने नदी का मानवीकरण किया है। कवि कह रहे हैं कि जो नदी बह रही है, उसके पैरों पर जो बहती हुई नदी है, यानी पहाड़ के पास से वो नदी जो बह रही है वो कैसी लग रही है। अब वो ऐसी लग रही है कि मानो जो किसान, पहाड़ रूपी किसान है, उसने अपने ठंड से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए उसने अपने पैरों पर नदी रूपी चादर ओढ़ रखी है। अब कवि ने यहाँ पे नदी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि नदी मानो ऐसे लग रही है कि जैसे पहाड़ ने अपने ऊपर, किसान रूपी पहाड़ ने अपने ऊपर नदी रूपी चादर को ओढ़ रखा है, यानी वो ठंड से बच सके। और यहाँ पे जो कवि ये बताना चाह रहे हैं कि पहाड़ एक किसान है, आकाश जो है वो उसके सिर पर पगड़ी के समान है, नदी जो है उसके ऊपर ओढ़ी हुई चादर के समान है। अब आगे देखते हैं, अब कवि क्या कह रहे हैं। चलिए। पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब कवि यहाँ पे किसका वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि दूर दूर जंगलों में पलाश के फूल खिले हुए हैं। दूर जंगलों में पलाश के फूल बहुत ही सुंदर होते हैं, लाल रंग के होते हैं। अब कवि ने उन पलाश के फूलों का मानवीकरण किया है कि वे किस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं, पलाश के फूल कैसे लग रहे हैं, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पलाश के फूल ऐसे लग रहे हैं मानो दूर एक अंगीठी जल रही है। यानी अब कवि के सामने ये अंगीठी कहाँ से आई। अब यहाँ पे बता रहे कवि को ऐसा क्यों लगा कि उसके सामने जैसे एक अंगीठी जल रही है। तो यहाँ कवि ने फिर से इमेजिन कर रहा है, फिर से वो ऐसे लग रहा है कि उसे इस प्रकार लग रहा है कि दूर जंगल में पलाश के फूल उसे दिखाई दे रहे हैं और उसे ये फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो जैसे कि अंगीठी जल रही हो। वो किसके समान है। लाल रंग है, मानो वो पहाड़ रूपी किसान के सामने ये पलाश के फूल सर्दी में जलती हुई अंगीठी के समान है। और उसे ऐसा लग रहा है कि किसान इस अंगीठी को सेक रहा है। और यहाँ पे उसे अब ऐसा लग रहा है कि मानो किसान इस अंगीठी को सेक रहा है, कि सर्दी में किसान इस अंगीठी को सेक रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। इसका वर्णन आगे सुनते हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा भीड़ों के गल्ले सा। अब पूर्व में जो सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा की ओर उदय होता है, और जब अस्त होता है तो वह उत्तर दिशा की ओर अस्त होता है। तो यहाँ पे कवि ने बता रहे हैं कि जो पूर्व में, क्योंकि अब सूर्य अस्त हो रहा है तो वो पूर्व दिशा में अंधकार बढ़ रहा है, और सिमटा बैठा भेड़ों के गल्ले सा। और अब वो इस प्रकार प्रतीत हो रहा है मानो जो अंधकार है कि जैसे वो भेड़ों के झुंड जैसा बढ़ता जा रहा है, भेड़ों के झुंड जैसा सिमट कर बैठा है।
और उसे ऐसा कवि को वैसा किसान को वैसा क्यों प्रतीत हो रहा है? उसे उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंधकार बढ़ रहा है और यह बढ़ता हुआ अंधेरा ऐसा लग रहा है जैसे मानो भीड़ों का झुंड है जो बढ़ता ही जा रहा है। कवि ने यहाँ पे जो अंधकार का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि पूर्व की दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होते हुए बताया है। कवि ने यहाँ पे बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए एक शाम से लेकर रात तक का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? अब यहाँ पे दूर पहाड़ों में जंगलों के पास एक मोर है। जो मोर हमें कैसा मोर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने अचानक बोला मोर कि जैसे मोर ने उस पहाड़ रूपी किसान को आवाज दी है। अब यहाँ पे पहाड़ रूपी जो किसान है किसी सोच में डूबा बैठा है और जैसे ही मोर एकदम से बोलता है तो पहाड़ जो है, पहाड़ रूपी जो किसान है उसे कैसा लगता है? उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे आवाज लगाई है। कैसी आवाज लगाई है? सुनते हो? उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मोर ने उसे आवाज लगाई है। चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब यहाँ पे कवि क्या बता रहे हैं? कवि कहते हैं कि जैसे ही उसे किसान किसी सोच में डूबा बैठा है, जैसे हमें कोई अचानक से हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम अपने काम में बहुत ही मग्न हुए बैठे होते हैं, तो हमें एकदम से कोई आवाज़ लगाए तो हमारे हाथ से कई बार एक पेंसिल गिर जाती है, कॉपी गिर जाती है, तो हम एकदम से डर सा जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो वैसे ही किसान को ऐसा लगा, मान लो पहाड़ रूपी किसान को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे किसी ने आवाज लगाई है। तो जो उसके हाथ में सूर्य रूपी चिलम है वो गिर जाती है आवाज लगाने से, डर के मारे उसकी चिलम उसके हाथों से नीचे गिर जाती है और जैसे ही चिलम नीचे गिरती है चिलम बुझ जाती है और क्या हो जाता है? धुआं ऊपर उठने लग जाता है। मानो कि जो चिलम सूर्य रूपी चिलम है वो नीचे गिर जाती है और धुआं ऊपर उठने लग जाता है। और तब उसे क्या लगता है? उसे ऐसे लगता है कि धुआं कि सूर्य डूब गया है और चारों ओर अंधेरा छा गया है। फिर क्या होता है? सूर्य डूब जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ पे कवि ने सूर्य रूपी चिलम की डूबने के बाद का वर्णन किया है कि जब सूर्य डूब जाता है तो किसान को कैसा प्रतीत होता है? उसे ऐसा लगता है मानो कि चारों तरफ अंधेरा छा गया है, कि अब रात हो गई है, सब तरफ अंधेरा छाने लगा है। तो इस कविता में कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि उसने आकाश का, पहाड़ का, नदी का, फूलों का, उसने सबका मानवीकरण करते हुए बड़े ही विचित्र ढंग से, मनोहर ढंग से इस कविता को प्रस्तुत किया है। कवि ने यहाँ पर शाम से रात होने तक के दृश्य को इमेजिन किया है। बड़ा ही सुंदर तरीके से उसने सोचा है और ये कविता हमारे जो कवि ने बड़े ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से लिखी है। तो बच्चों हम इसके पाठ में इस आई कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और इसके जो कठिन शब्द आए हैं इसको हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।
तो चलिए बच्चों, इस कविता का सार करते हैं। इस कविता का सार क्या है? कवि ने किसान का के रूप में कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। उसने यह चित्रण बड़े ही विचित्र ढंग से, बड़े ही अद्भुत ढंग से इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कवि ने किसान के को किसके समान, किसके रूप में कहा है? पहाड़ को किसान के रूप में प्रस्तुत किया है। आकाश को, इस प्रकृति दृश्य में पहाड़ जो है बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश जो है उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, और पलाश के पेड़ों पर खिले फूल, लाल लाल फूल किसके समान लग रहे हैं? जलती हुई अंगीठी के समान। और जो पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी, जो पूर्व की ओर जो अंधकार लग रहा है, पूर्व की ओर जो अंधकार दिखाई दे रहा है, वो किस प्रकार लग रहा है? जैसे झुंड में बैठी भेड़ जैसा प्रतीत हो रहा है। और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज, जो पश्चिम दिशा में अब सूरज डूब रहा है, शाम का समय है, सूरज डूब रहा है, वह सूरज किस तरह लग रहा है? जैसे चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। तो वो किस प्रकार लग रहा है? जैसे जो चिलम है वह सुलगती आग दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है, बड़ा ही शांत, और ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कवि कुछ सोच रहा है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई हो। तो कैसी आवाज लगाई? सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। जो यह दृश्य है वो घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है और धुआं उठने लगता है। सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। शाम ढल जाती है, सब तरफ अंधेरा छा जाता है। तो कवि ने यहाँ पे रात, शाम से रात होने का प्राकृतिक दृश्य का वर्णन बड़े ही अच्छे ढंग से किया है।